हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कि किस तरह से हमारी सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन हमें हेल्प करती है कॉन्सेप्ट मेकिंग में और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, और इन सभी चीज़ों का लर्निंग में या अधिगम में क्या रोल है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में। हालांकि ये सीडीपी का टॉपिक है वैसे तो, साइकोलॉजी का, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक लर्निंग एंड टीचिंग में है। ठीक है, तो जिसके भी ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सेंसेशन के बारे में, संवेदन के बारे में। तो देखो, हमारा वर्ल्ड क्या है, बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ओवरऑल दुनिया में। और उनको हम सेंस कैसे करते हैं? उनको हम सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जो भी सेंस ऑर्गन्स है हमारे, मतलब कौन कौन सी सेंस है? लिसन की सेंस है, जो कि हम कानों के जरिए सुनते हैं। स्मेल की सेंस है, जो कि हम अपने नाक के जरिए या नोज के जरिए सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। टच की सेंस है, जिनको हमारी स्किन फील करती है। टेस्ट की सेंस है, जिसको हमारी जीभ सेंस करती है। और देखने की सेंस है, जो कि हमारी आंखों के द्वारा होता है। तो सेंसेशन क्या है, या जो भी स्टिमुलस है, जो भी उद्दीपन है, वो ही हमें हेल्प करता है कोई भी चीज लर्न करने के लिए, कोई भी चीज देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, उन्हें टच करने के लिए, उन्हें स्मेल करने के लिए। और यही पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट मेकिंग की ओर। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की सेंस ही नहीं होगी, सेंस इन द सेंस हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी, या हम किसी को टच नहीं कर पाएंगे, तो हम लर्निंग कैसे करेंगे? तो लर्निंग के लिए सेंसरी ऑर्गन का अच्छे से काम करना, सेंसेशन अच्छे से करवाना, जो भी कंटेंट है बच्चों को वो अच्छे से प्रेजेंट करना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी सेंस ऑर्गन के जरिए कलेक्ट होती है, और जब कलेक्ट होती है तो हमारे माइंड में जाती है, हमारा माइंड उसको कंप्रहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और नॉलेज मेकिंग करता है। ठीक है, चलो देन आते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट। तो ये क्या है? वो मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी जो कि जरूरी है हमारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस ऑप्टिमम है, एक फिजिकल फोर्स है मेरी वॉइस में, जिसके कारण आप सुन पा रहे हो। अगर मैं बहुत धीरे बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आपको अच्छे से सुनने के लिए क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट होना चाहिए। मतलब वो मिनिमम फिजिकल फोर्स होनी चाहिए वॉइस में, या किसी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज़ देखनी है तो वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो हमारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। उसको कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। देखो अब क्या हुआ, ये बॉल आपको कब तक दी थी? जब तक ये बहुत छोटी थी। लेकिन एक बार इसकी मिनिमम फोर्स उतनी हो गई कि आपके सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वही मिनिमम फोर्स, वही मिनिमम फिजिकल फोर्स को कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट। चलो हम इसमें विजुअल सेंसेशन पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारी सेंसेशन होती है, मतलब ऑडिटरी सेंसेशन, टच सेंसेशन, लेकिन इसमें विजुअल का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, सेंसेशन बेसिकली है क्या? इस केस में क्या है, लाइट हमारी आंखों में आ रही है, लेंस उसको कंसंट्रेट करता है कि उसकी इमेज रेटिना पे बन जाए। जो भी इमेज बनती है वो नर्व के जरिए ब्रेन में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमने इमेज देखी, जो भी फिजिकल चीज़ें हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा हमारे ब्रेन में चली जाती है। और जो भी हम चीज़ देखते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होती है। विजुअल कॉर्टेक्स होता है यहाँ ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, और जो वॉइस प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे। चलो, तो विजुअल कॉर्टेक्स में जो भी हम देखते हैं हमारा माइंड प्रोसेस करता है, और हमारा माइंड फिर हमें बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेंसेशन क्या है? फिजिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाना, या कन्वर्जन हो जाना, इसको कहते हैं सेंसेशन। और ये हर एक तरह से होता है। टच में भी क्या है, जो टच है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है। ऑडिटरी सिग्नल्स क्या है? एक फिजिकल चीज़ है, हमारे कानों में जाती है, हमारे नर्व के थ्रू वो हमारे माइंड में जाती है। हमारा माइंड उन वॉइस को उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करता है, उसको प्रोसेस करता है, और हमें बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, या हमें किस चीज़ का टच हो रहा है, या हमें किस चीज़ की स्मेल आ रही है, या किस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है विजुअल सेंसेशन। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है यार, तो इतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में ज़रूरी है।
चलो, तो नॉलेज मेकिंग के लिए ज़रूरी क्या है? नॉलेज मेकिंग के लिए सेंसेशन भी ज़रूरी है, अटेंशन भी ज़रूरी है, परसेप्शन भी ज़रूरी है, और ये सभी चीज़ें आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अब ये चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि सबसे अच्छे तरीके से कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि बच्चों की अलग अलग सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो सके। देखो क्या होता है, जब बच्चों के सेंसरी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है और डिपेंड करता है वो उसका एक्सटेंट कितना है, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या कितनी छोटी प्रॉब्लम है। तो अगर बच्चे पर्टिकुलर चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते हैं तो ओवरऑल उनकी लर्निंग में, उनकी अधिगम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से सुनोगे नहीं, अच्छे से देखोगे नहीं, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लर्निंग उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है इसमें, टीचिंग एंड लर्निंग में, कुछ यूनिवर्सिटीज में। चलो देन है साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स क्या है? ये स्टडी करता है रिलेशनशिप इसके बीच में जो भी स्टिमुलाई हैं और सेंसेशन किस तरह की इवोक करते हैं, किस तरह की वो सेंसेशन प्रोवोक करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग में सेंसेशन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने कंटेंट को इस वे में प्रेजेंट कर सकें जिसके जरिए बच्चों की सभी सेंसेस अफेक्ट हो सकें। ठीक है, जब मल्टीपल सेंसेस यूज होती हैं पढ़ाई के दौरान तो जो हमारा ओवरऑल रिटेंशन है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि केवल अगर आप देखते हो चीज़ों को तो उतना रिटेंशन नहीं रहता है, अगर चीज़ों को आप सुनते हो ईयर के थ्रू तो उतना रिटेंशन नहीं रहता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल सेंसेस के थ्रू चीज़ों को पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिटेंशन है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ओवरऑल लर्निंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं थ्रू ऑल आवर सेंसेस। मल्टी सेंसरी टीचिंग से क्या है, रिटेंशन इंक्रीज होता है। इसीलिए जो यूट्यूब के वीडियोज हैं या वीडियो लर्निंग है, बच्चों को उससे ज़्यादा मदद मिलती है क्योंकि वहाँ पे बच्चे चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट के जरिए इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, मल्टीपल सेंसरी टीचिंग हो रही है यहाँ पे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब पढ़ते हैं अटेंशन के बारे में। तो अटेंशन क्या है? ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि सेंस, देखो सेंस तो क्या है, सेंस सभी कुछ हो रहा है। आपको ये इसका वाटरमार्क भी दिखता होगा, आपको ये चीज़ें भी दिखती होंगी, लेकिन आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो, इस वाटरमार्क को, इस इमेज पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। आप केवल जो लिखा है आपके मतलब का है उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल सेंस हो रही है, हम कहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं, हम कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है लर्निंग में, है ना। होता है ना, सभी आवाज़ों के बीच में, सपोज मेरे बैकग्राउंड में अगर कोई वॉइस आ रही है, आपके बैकग्राउंड में वो कोई वॉइस आ रही है, लेकिन आप उनको डिलीट कर रहे हो, उनको माइनस कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरे कंटेंट को देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, आप अटेंशन दे रहे हो। जो भी ओवरऑल सेंसरी इनपुट जा रहा है ना आपके दिमाग में, उन सेंसरी इनपुट में से आप सेलेक्टिवली उन्हीं पे ध्यान दे रहे हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है अटेंशन। ठीक है, लर्निंग में इसका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नॉलेज में से हम वही चीज़ें सुनते हैं जो कि ज़रूरी हैं, पूरी भीड़ में से हम उन्हीं को देखते हैं या हम अपने जानकार को देखते हैं क्योंकि वही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो लर्निंग में भी जो डिस्ट्रैक्शन है, जो डिस्टर्बेंस है, उसको कम करना चाहिए ताकि बच्चे अपने कंटेंट पे, अपने टीचर पे ही ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो अटेंशन में होता क्या है बेसिकली, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं जो भी हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलस आ रहे हैं और हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग में या ओवरऑल लर्निंग में क्या है, अटेंशन देना इन्फॉर्मेशन पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा हम अटेंशन देंगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होगी, उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेकिंग होगी। समझ रहे हो, आज के टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डीप में या प्रैक्टिकल सेटिंग में समझने की कोशिश करना। चलो देन आते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन क्या है कि जो भी सेंसरी इनपुट जा रहा है आप पे, हम उसी पे केवल ध्यान देते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। सपोज मैं कहूँ कि आपको केवल रेड डॉट देखनी है तो आप इस पे अपना अटेंशन दोगे और जो भी ग्रीन डॉट्स हैं उनसे अटेंशन हटा लोगे। तो ये क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन। मैं चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है अपने सेंसरी सिस्टम के थ्रू। चलो देन आते हैं डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या है, सपोज एक कमरा है, मतलब क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लासरूम का डोर खुला हुआ है और डोर के बाहर कोई कुछ कर रहा है तो हमारा ध्यान हमेशा वहीं जाता है, या विंडोज खुली हैं तो हमारा ध्यान वहीं जाता है।
तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइडेड अटेंशन हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा है, जो लर्नर यहाँ पे बैठा है, उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि लर्निंग अच्छे से हो सके और बच्चों का जो अटेंशन है वो डिवाइड ना हो सके। जैसा कि ड्राइविंग और मोबाइल यूज करना क्या है, डिवाइडेड अटेंशन है, क्योंकि मेन काम तो यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग है। लेकिन ड्राइविंग के दौरान अगर मोबाइल यूज करते हैं तो जो भी अटेंशन ड्राइविंग को दे रहे हैं वो डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, ध्यान हमारा बट जाता है। तो इसीलिए जो स्टडी रूम होते हैं, स्कूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होती हैं। बच्चों के केस में होती है क्योंकि वहाँ पे बच्चों का मन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बड़े बच्चे हैं तो वहाँ पे स्टडी रूम बहुत ही सिंगल टोन का होता है। स्कूल में भी आपने देखा बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं होते। लाइब्रेरी में भी ऐसी चीज़ें नहीं रखी रहती हैं जिसके कारण हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, हमारा अटेंशन डिवाइड हो। वहाँ पे ज़रूरी क्या है, किताबें ज़रूरी हैं, टीचर ज़रूरी हैं, आपस में बातें करना ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन या डिस्कशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। और वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अटेंशन डिवाइड हो सके, डिस्ट्रैक्ट हो सके, डिस्टर्ब हो सके। चलो, अटेंशन के कुछ डिटर्मिनेंट हैं कि किस तरह से अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचर, इंटेंसिटी एंड द साइज ऑफ द स्टिमुलस। सपोज करो अगर आपको चीज़ें दिखानी है, कंटेंट दिखाना है, तो अगर आप किसी का कलर यहाँ पे ज़्यादा भड़कीला कर दोगे तो वो चीज़ें दिखेंगी ज़्यादा, है ना। और अगर किसी चीज़ को आप छोटा कर दोगे तो वही चीज़ें उतनी कम दिखेंगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कोई भी चीज़ होती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता का फिगर ही यहाँ पे डाल देती है और जो मेन आइटम है उसको छोटा सा कर देती है। ठीक है, तो सारा ध्यान हमारा कहाँ जाता है, इस पॉलिटिकल पर्सन की तरफ जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है और कुछ पार्टीज को ये टेक्निक्स यूज करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। और लर्निंग में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, इस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई भी चीज़ पढ़ानी है, कोई भी चीज़ों पे बच्चों का अटेंशन चाहिए, तो उसको अलग से कलर कर दो, है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, उसका साइज बढ़ा दो। देन है रिपीटेशन। बार बार कोई चीज़ कही जाती है तो हम उस पर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे घर पे कोई चीज़ होती है ना कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। अगर आपका मन नहीं भी होता है तो आपका ध्यान वहाँ पे जाता रहता है और आपको पता चल जाता है कि भाई पर्टिकुलर काम ज़रूरी है। ठीक है, तो लर्निंग में भी यही चीज़ें, अगर चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो हम उस पर अटेंशन देने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं। देन है कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड वैरायटी। तो वैरायटी का भी यूज करना, मतलब जो भी कंटेंट उसको अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ चलती रहती है तो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है, और सेम चीज़ अगर हम उसमें वेरिएशन डाल देते हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कोई नई चीज़ होने वाली है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपका ध्यान चला गया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रीन हो चुका है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारा अटेंशन खींचने में, हमारा अटेंशन ग्रैब करने में। जो भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, वो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हैं। जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं ताकि वो हमारा अटेंशन ग्रैब कर सकें। आपने देखा होगा जो कंपनियां हैं वो पैकेजिंग बहुत अच्छे से करती हैं क्योंकि उनको अटेंशन ग्रैब करवाना है आपका। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ानी है, कोई चीज़ समझानी है, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि बच्चों का सारा ध्यान आपके कंटेंट पे हो, आपके वीडियो पे हो, आपके वॉइस पे हो, या जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप समझा रहे हो, बच्चों का सारा ध्यान उसी पे हो। आई होप आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड फीलिंग्स। कि देखो यार, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ने बैठो ना, इस पर पूरी रिसर्च चलती रहती है, तो वी आर जस्ट गेटिंग द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। चलो देन है कुछ इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? मोटिव होते हैं, अटेंशन होते हैं ना। हमारा खुद का मोटिव क्या है, ड्राइव क्या है, गोल्स क्या है। सपोज किसी को गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो वही चीज़ें पढ़ेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। तो कंटेंट को इस तरह से मॉडिफाई करना कि जो उसके इंटरनल मोटिव हैं, ड्राइव हैं, गोल्स हैं, उसको हेल्प करें लर्निंग में। इंटरनल इंटरेस्ट, खुद के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कुछ बच्चों को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो भी अफेक्ट डालती हैं अटेंशन पे।
खुद के कुछ लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, वो भी हैम्पर करते हैं हमारे अटेंशन को। देन है मूड एंड एटीट्यूड। कई बार हम इस मूड में नहीं होते, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं, तो उस टाइम भी हमारा जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में वही फीलिंग चलती रहती है और कंटेंट पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एग्जाम में अच्छे से लिख देना। चलो, अब अटेंशन से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, जब बच्चों का अटेंशन कम होता है ना, ध्यान नहीं दे पाते, एकाग्रित नहीं हो पाते जो भी पढ़ रहे हैं, और हो सकता है बच्चों में कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होती है। तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है इसको टाइम टू टाइम पहचाना कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो कंटेंट पे या ओवरऑल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। चलो देन आते हैं परसेप्शन। परसेप्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, डीपर मीनिंग है इसका। परसेप्शन बेसिकली है क्या? अनुभूति। तो परसेप्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी चीज़ को किस तरह से हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस तरह से इंटरप्रेट करता है, किस तरह से लिंक बनाता है, और जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है किस तरह से उसको एक्सपीरियंस करता है, ये है परसेप्शन। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको इनकी नॉलेज है, आपका माइंड इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, पुराने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है कि भाई ये THIS लिखा है, दिस लिखा है। तो परसेप्शन है क्या? कि जो भी हमने सेंस किया, उस सेंसरी इनपुट्स पे किस पे हमने अटेंशन किया, और अब हमारा ब्रेन किस तरह से एक मीनिंगफुल पैटर्न बना रहा है सभी चीज़ों को यूज करके। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है प्रोसेस, क्योंकि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीज़ें ना हो तो हम जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे या जल्दी से सोच के बता नहीं पाएंगे कि भाई क्या देखना है, कहाँ से हटना है हमें, और क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। सेंसेशन एंड परसेप्शन कई बार सेम सी टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है, सेंसेशन को फिजिकल प्रोसेस माना जाता है, जो परसेप्शन है उसको साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव प्रोसेस माना जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में चल रहा है। और परसेप्शन डिपेंड करता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे। अगर हमें पर्टिकुलर चीज़ का परसेप्शन नहीं है, सपोज किसी को नहीं पता कि इसको ट्रायंगल कहते हैं, किसी को नहीं पता कि इसको स्क्वायर कहते हैं, तो हमारा माइंड किस तरह से इसको प्रोसेस करेगा। बच्चों में बेसिकली है क्या, बच्चे नहीं बता पाते कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने अभी तक सीखा नहीं है। जब वो सीख जाते हैं कि ये ट्रायंगल है स्कीमा के बेस पे, तो बच्चे बता सकते हैं उसको देख के, अटेंशन प्रोवाइड करके, और उनका दिमाग प्रोसेस कर देगा कि ये ट्रायंगल देख रहे हैं हम। सपोज यहाँ पे क्या है, ये एक वायर है ना, और हमारा ब्रेन इसको हो सकता है स्नेक की तरह प्रोसेस कर दे, क्योंकि हमें पता है कि स्नेक किस तरह से लगता है और स्नेक किस तरह से चलता है। तो रात में कई बार हो सकता है हमें इस तरह का परसेप्शन होता है, कोई इमेज देख लेते हैं तो हमारा माइंड इतना चालाक है, वो अपने आप उसकी एक होल इमेज बना लेता है, एक होल मीनिंग बना लेता है, क्योंकि ये हमारी इन्नेट एबिलिटी है, हमारे माइंड की ये पैदाइशी ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को देखता है तो वो उसमें से एक मतलब ढूंढना चाहता है, उसमें से एक पूरी इमेज बनाना चाहता है उसकी, है ना। तो यही है परसेप्शन। चलो, ये भी कहा गया है कि जो परसेप्शन है वो सेंसेशंस के थ्रू बनते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम सेंसेशन नहीं करेंगे तो हमें परसेप्शन नहीं होगी, लेकिन सभी तरह की सेंसेस परसेप्शंस नहीं बनाती है ना, कुछ को हम जाने देते हैं, सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो यार। चलो, तो परसेप्शंस के कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, इसको कहते हैं जेस्टाल्ट व्यू। जेस्टाल्ट कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब जेस्टाल्ट थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिए परसेप्शन की हमारा माइंड क्या है, हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की एक इन्नेट एबिलिटी है। पैदाइश से ही हमारा माइंड क्या करता है, चीज़ों को इस तरह से परसीव करता है, उसकी अनुभूति इस तरह से करता है कि जो भी हमें पैटर्न दिखते हैं उसको होल की तरह या एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अपने आप अरेंज कर लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रैग्नाज। प्रैग्नाज का मतलब है गोड फिगर। समझ रहे हो आप? मतलब ये हमारे ब्रेन की इन्नेट एबिलिटी है कि जो भी पैटर्न देखते हैं उसको हम एज ए होल या ऑर्गेनाइज पैटर्न्स के फॉर्म में ही देखते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रैग्नाज एंड गुड फिगर। तो इसके लिए इन्होंने कुछ 5 प्रिंसिपल दिए थे। लॉज या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉज या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन।
इसका लर्निंग में क्या उपयोग है अभी डिस्कस करते हैं। चलो, ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर डॉट्स की फॉर्म में कुछ लाइंस हैं तो हमारा माइंड इसको इस तरह से परसीव करता है कि दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही। हमारा माइंड इसको ऐसे नहीं देखेगा कि ये चार लाइन है और ये बीच में जाके सेंटर में मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि हम एक चीज को दूसरे से लिंक करते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये ओवरऑल एक लाइन जा रही है। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और इमर्जेंस। तो अगर चीजें एक ही साथ रखी हुई हैं तो उसको हमारा माइंड एज ए ग्रुप ट्रीट करता है। सपोज करो इसको एज ए ग्रुप ट्रीट करेगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। तो ये हमारी माइंड की क्या है, एक इन्नीट एबिलिटी है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी या इमर्जेंस, प्रिंसिपल ऑफ इमर्जेंस या प्रॉक्सिमिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, जो भी मिलते जुलते कंटेंट है, उसको साथ में प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो डाइजेशन का चैप्टर है, अगर हम फैट का डाइजेशन एक बार पढ़ा देंगे, प्रोटीन का अलग पढ़ाएंगे या कार्बोहाइड्रेट का अलग पढ़ाएंगे, तो बच्चों को हो सकता है लिंक करने में चीज़ों को प्रॉब्लम हो। लेकिन एक ही साथ अगर हम पढ़ा देंगे कि पहले प्रोटीन फैट का डाइजेशन पढ़ा दिया, फिर प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट का, या किस तरह से मिनरल्स यूज होते हैं, किस तरह से विटामिन्स यूज होते हैं, तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को लिंक करने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। और तभी आपने देखा होगा चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर टीचर को लगता है कि जो 8th चैप्टर है उसका लिंक फर्स्ट से है, तो टीचर उस चैप्टर को 1 के साथ लिंक करके पढ़ा देते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि 8th चैप्टर को पहले पढ़ाना जरूरी है तो उसको पढ़ा लेते हैं, ताकि आपस में लिंकेज बन सके, ठीक है। क्योंकि अलग पढ़ा देंगे तो हमारा माइंड उसको अलग ही ट्रीट करेगा। हो सकता है उसमें लिंक बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। लर्नर्स की एज भी आती है, उनका एनवायरमेंटल फैक्टर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि लास्ट का चैप्टर कई बार हम पहले पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी होता है ताकि उनको रिलेट करके पढ़ा जा सके। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी और इनवेरिएंस। तो इसमें क्या है, हमारा माइंड चीज़ों को या एलिमेंट को इस तरह से परसीव करता है कि वो सिमिलर है, और अगर वो सिमिलर होती है तो उसको एज ए यूनिफाइड ग्रुप की तरह देखता है। सपोज करो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हमारा माइंड इसको एक अलग ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है। ये ट्राइंगल है तो इसको अलग तरह से ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कलर का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हमारा माइंड इसको ऐसे ट्रीट कर सकता है कि ये दोनों ब्लू हैं, ये दोनों येलो हैं, ये ब्लू हैं, ये दोनों येलो हैं। मतलब अगर वो सिमिलर है ना, तो हमारा माइंड उनको एज ए यूनिफाइड ग्रुप ट्रीट करता है। तो ये भी है कंटेंट को इस तरह से भी पढ़ाना कि वो सिमिलर हैं, ताकि हमारा माइंड चीज़ों को एक यूनिफाइड ग्रुप में रख सके, है ना। यहाँ पे ये रेड एरो हैं, यहाँ पे ब्लैक एरो हैं, और इनका डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसके बेस पे हमारा माइंड उसको यूनिफाइड ग्रुप में ट्रीट कर सकता है। साइज कैसा है उसको भी, और कलर कैसा है उसको भी। इसमें क्या है, सपोज करो मैं इसको याद कर लूँगा कि इन एरो का ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट है, इन एरो का ओरिएंटेशन राइट टू लेफ्ट है। मतलब अलग अलग तरीके से हमारा माइंड चीज़ों को अपने आप उसको ग्रुप में रख देता है, और उसको एज ए यूनिफाइड ग्रुप एक समूह में पढ़ता है, एक समूह में समझता है उसको। समझ रहे हो आप? चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या रेफिकेशन। तो इसमें जो भी अधूरे फिगर्स है ना, हमारा माइंड उसको अपने आप उसको एक होल फिगर में ट्रीट कर लेता है, ठीक है। सपोज हमारा माइंड इसको अपने आप पढ़ लेगा कि भाई ये स्क्वायर की इमेज है या स्क्वायर का फिगर है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, कि जो भी गैप है ना उसको हमारा माइंड अपने आप फिल कर देगा। ये ट्राइंगल है। तो अब आपको समझ में आता होगा कि जो ड्राइंग होती थी बचपन में, कि जिसमें गैप दिए होते थे, वो क्यों दिए जाते थे? वो इसलिए दिए जाते थे कि बच्चों की जो कॉग्निटिव लेवल है वो और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो सके, गैप्स को भर के बच्चे एक उसमें से मीनिंगफुल चीज़ बना सके। चलो देन है लॉज ऑफ कॉमन रीजन। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा माइंड चीज़ों को इस तरह से भी परसीव करता है कि अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप को अलग बाउंड्री से डिफाइन कर दें और सेपरेट कर दें, तो हमारा माइंड उनको एज ए कॉमन चीज़ पड़ेगा, ठीक है। सपोज हैं तो ये सभी क्यूब, लेकिन इन 3 क्यूब्स को मैंने एक ब्लू रेक्टेंगल से डिफाइन कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, तो इन चीज़ों पे हमारा
ज़्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ यूज होती हैं पता है? आर्किटेक्ट्स इनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हैं, डिजाइनर्स यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज करती हैं। और लर्निंग में क्या यूज है इसका? लर्निंग में ये यूज है कि सपोज आपको बच्चों पे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिलवाना है, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, तो हम इस पे सर्कल कर देते हैं। सर्कल क्यों कर देते हैं? ताकि बच्चों का ध्यान इसी पे जा सके, है ना। जैसे कि मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, बोल्ड इसलिए कर देता हूँ मैं ताकि आपका ध्यान यहाँ पे जा सके। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो लर्निंग में इसका यही यूज है। चलो, तो बेसिकली इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन कब होता है? जब परसेप्शन फेल हो जाता है, हमारा माइंड चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता है, या जो भी हमारा परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, विकृत हो जाता है, या इल्यूजन को कहते हैं डिस्टोर्शन ऑफ सेंस। ये इस टॉपिक में ज़रूरी नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल ये समझ लो। सपोज करो अगर आप इसके यहाँ पे आउटर लाइन में देखते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये अंदर बाहर हो रहा है ये पर्टिकुलर चीज़। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि हमारा माइंड इसको परसीव करने में या प्रोसेस करने में, ओवरऑल जो सेंसरी इनपुट है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं इल्यूजन। एक और इल्यूजन है, सपोज मैं सेम लाइन खींचता हूँ और इनको अलग अलग एरो से डिफाइन कर देता हूँ, तो इसमें आपको लगेगा कि जो नीचे वाली एरो है ये छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। ये क्यों है? इन एरो के डिज़ाइन से हमें लग रहा है कि ये लाइन छोटी है, और इन एरो का जो डिज़ाइन है ये आउटवर्ड है, और इसलिए हमें लाइन, ऊपर वाली लाइन लग रही है बड़ी है। तो ये जो पर्टिकुलर इल्यूजन है ये दिया था म्यूलर लायर ने। ठीक है, इन्होंने और भी कई इल्यूजन दिए थे। तो इन इल्यूजन्स का यूज कौन करता है? इन इल्यूजन्स का बेसिकली आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर्स यूज करते हैं। कई बार जब स्पेस छोटा होता है तो उन स्पेस में मिरर का यूज करके जगह को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। बड़ा बनाया जाता क्योंकि स्पेस तो उतना ही है, 100 गज का प्लॉट है तो मतलब 100 गज का कमरा है तो उतना ही है, लेकिन मिरर लगाने से क्या होता है, हमें एक इल्यूजन होता है, हमारी परसेप्शन जो है हमें बताती है कि भाई जगह बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो, अब यहाँ पे परसेप्शन के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि लर्निंग में हम अपने कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट कर सकें ताकि जो भी सेंसेशन है, अटेंशन है, बच्चों का परसेप्शन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके, और ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट मेकिंग है बच्चों की वो ईजी हो जाए, सिंपल हो जाए, और जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें, उसके बारे में कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकें। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमें उसकी थ्योरी पता है, उसका प्रिंसिपल पता है, उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस लर्निंग को कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ पता है, तभी हम कहते हैं कि कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट मेकिंग में सेंसेशन भी ज़रूरी है, अटेंशन भी ज़रूरी है, और परसेप्शन भी ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। और जब ये सभी चीज़ें होंगी तो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो प्रेजेंट नॉलेज के साथ उसको लिंक कर सकेंगे, और कॉन्सेप्ट मेकिंग अच्छे से होगी और लर्निंग ईजी बन जाएगी। समझ गए आप कि क्यों सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन ज़रूरी है टीचिंग में? चलो, एक सिंपल सा डायग्राम देख लो, फ्लो चार्ट देख लो। सेंसेशन होती है ना, सेंसरी सिस्टम के थ्रू। सेंसेशन तो सभी कुछ हो रही है, लेकिन सेलेक्टिव अटेंशन ज़रूरी है चीज़ें लर्न करने के लिए। जो भी बिहेवियर्स हैं वो कई बार हम उस पर अटेंशन ना भी दें तब भी हमारे दिमाग में जाती रहती हैं चीज़ें, लेकिन प्रॉपर लर्निंग चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में तो अटेंशन ज़रूरी है। ठीक है, अटेंशन होता है तो हमारे माइंड में परसेप्शन अच्छे से होगा, क्योंकि सभी का अच्छे से एक ऑर्डर में, एक फ्लो में, एक अच्छे तरीके से होना ज़रूरी है। सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन हो गया तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि बेसिक स्टेप्स अच्छे से हो रहे हैं। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, आप में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अच्छे से हुई होगी। और बाकी ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, क्योंकि इस पे तो यार सभी चीज़ों की रिसर्च चलती रहती है, और बस 20-25 मिनट में हम इतना ही पढ़ सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट काफ़ी है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।